जुबां खोलें तो क्या बोलें, अनुमान रहे तो अच्छा है। जुबां खोलें तो क्या बोलें, अनुमान रहे तो अच्छा है। अपने अपने कर्तव्यों का भान रहे तो अच्छा है। इस दुनिया में घुलना मिलना ठीक, मगर पहले खुद से खुद की पहचान रहे तो अच्छा है। सर्वप्रथम विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां वागेश्वरी के चरणों में नमन करता हूं। मेरे प्रथम पूजनीय माता पिता और सदैव पूजनीय मेरे गुरुओं के चरणों में नमन करता हूं। परम सम्मानित मंच और इस सभा में उपस्थित समाज गौरवों को नमन करता हूं। मेरे आपके हम सभी के कुणबे के सामाजिक पुनर्जागरण के प्रखर योद्धा महात्मा ज्योतिबा फुले और स्त्री चेतना की जननी मां सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करते हुए नमन करता हूं मेरे समाज के भविष्य को, जो अपनी नन्ही आंखों में बड़ा ख्वाब लेकर यहां इस परिसर में विद्यमान है। मां सावित्रीबाई फुले जयंती और सैनी समाज प्रतिभा सम्मान समारोह, इस दो आयामों वाले कार्यक्रम में मैं नवीन सैनी आज इस मंच पर केवल भाषण देने नहीं आया हूं। मैं एक इतिहास को आवाज देने आया हूं। मैं उस महिला की बात करने आया हूं जिसने कलम को तलवार बनाया और शिक्षा को क्रांति बनाया। मैं मां सावित्रीबाई फुले की बात करने आया हूं। साथियों, जरा 19वीं सदी के भारत की कल्पना करके देखिए। वह दौर जब बेटियों का पैदा होना बोझ समझा जाता था, वह दौर जब बेटियों का पढ़ना पाप समझा जाता था, वह दौर जब जातियां तय करती थी कि कौन पढ़ेगा और कौन नहीं। उस अंधेरे समाज में एक साधारण से परिवार में जन्मी एक बालिका ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। उन्होंने यह घोषणा की कि यदि शिक्षा प्राप्ति पर केवल कुछ चंद लोगों का ही अधिकार है तो मैं उन सारे अधिकारों को तोड़ दूंगी। यह घोषणा थी मां सावित्रीबाई फुले की। मां सावित्रीबाई फुले जब पढ़ने निकली तो लोगों ने उनका स्वागत नहीं किया, उनके ऊपर कंकड़ पत्थर फेंके गए। जब मां सावित्रीबाई फुले पढ़ाने निकली तो भी लोगों ने उनका स्वागत नहीं किया, उनके ऊपर कीचड़ फेंका गया। वो अपने थैले में एक अतिरिक्त साड़ी लेकर चलती थी कि जब वो विद्यालय जाएं और लोगों द्वारा फेंके गए कीचड़ से उनके कपड़े गंदे हो जाएं तो विद्यालय जाकर वो अपने कपड़े बदल सकें। साथियों, अनेक विघ्न अनेक बाधाएं उनके जीवन में आई, लेकिन कोई भी विघ्न कोई भी बाधा उनके अडिग हौसलों और इरादों को डिगा ना सका। हिंदी के महनीय कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी अपनी कविता में लिखते हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया। है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मां सावित्रीबाई फुले ने मिलकर अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर पहला बालिका विद्यालय खोला। साथियों, यह मात्र एक विद्यालय नहीं था, यह उस दौर में व्याप्त ब्राह्मणवाद, पितृसत्ता और अज्ञानता के खिलाफ खुला ऐलान जंग था। उन्होंने कई विद्यालय खोले, विधवाओं के लिए आश्रय खोले, जातिवाद का विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया। आज हम गर्व से कहते हैं हमारी बेटियां इंजीनियर हैं, बहनें इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रशासनिक सेवा में हैं, अध्यापिका हैं। तो याद रखिए, इन की नींव में मां सावित्रीबाई फुले के संघर्ष की ईंटें लगी हुई हैं। साथियों, आज समाज विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहा है। जब देश में प्लेग जैसी महामारी फैली, लोग अपनों को छोड़कर भाग रहे थे, उस दौर में भी मां सावित्रीबाई फुले ने अपने समाज सेवा का कार्य किया। इन्होंने घायलों को, बीमारों को अस्पताल तक पहुंचाया, उनकी सेवा की और सेवा करते करते वो खुद प्लेग से संक्रमित हो गई और अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। आज भी सावित्रीबाई फुले उस देवलोक में बैठी हमसे ये सवाल करती होगी, हमसे पूछती होगी कि क्या समाज में आज भी लड़कियों को शिक्षा प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है? क्या समाज में आज भी जाति तय करती है इंसान की कीमत? क्या समाज में आज भी रूढ़िवादिता फैली हुई है? यदि इन सभी प्रश्नों का जवाब हाँ है तो आज हमें सावित्रीबाई फुले की तस्वीर पर माल्यार्पण से ज्यादा उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने की महती आवश्यकता है।
सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले वो समाज की युगल मशाल हैं जो खुद जलकर हमारे पथ को आज भी प्रदर्शित करती रहती हैं। साथियों, आज समाज और विश्व अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है। क्रमबद्ध तरीके से बात करें तो सबसे पहले यह जाना जाए कि ये सामाजिक चुनौतियां हैं क्या, ये वैश्विक चुनौतियां हैं क्या। इसकी सीधी सरल सी परिभाषा यह है कि जब व्यक्तिगत समस्या, पर्सनल प्रॉब्लम का विस्तार समाज के स्तर पर हो जाए, विश्व के स्तर पर हो जाए, तो वो सामाजिक चुनौतियां बन जाती हैं। समाज क्या है, विश्व क्या है, व्यक्तियों की व्यवस्था ही तो है। इसको एक अन्य उदाहरण से यूं समझिए कि एक भाई साहब हैं, बेरोजगार हैं, घर बैठे रहते हैं, तो यह उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, व्यक्तिगत समस्या है। लेकिन विश्व के 50% भाई साहब बेरोजगार हो जाएं, घर बैठ जाएं, तो यह व्यक्तिगत समस्या ना रहकर वैश्विक चुनौती बन जाती है, ग्लोबल चैलेंज बन जाता है। आज जो युवा इस सभा में इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आए हैं, आज इस मंच को सुनने के लिए जो तरुणाई आई है, उसके बारे में एक विशेष बात यह है कि वह अपने दौर की पहली पढ़ी लिखी पीढ़ी है, या कहूं कि औपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त मानव संसाधन की पहली खेप है। यहां जो ये अनगढ़ पत्थर रखे हुए हैं, इनमें से कोई मोती, कोई हीरा, कोई पन्ना, कोई नीलम निकलेगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। इन मुखड़ों के पीछे दुखड़े छुपे हुए हैं। गांव कस्बे के लोगों का सबसे बड़ा दुखड़ा यह होता है कि उनकी स्कूलिंग एक बेहद सामान्य से विद्यालय में होती है। उनके महाविद्यालय औसत दर्जे के महाविद्यालय होते हैं, और जब यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो नगरों महानगरों में जाते हैं और वहाँ के युवाओं से उनका सामना होता है, तो उनमें एक कमतरी का भाव पैदा हो जाता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। साथियों, उन युवाओं को लगता है कि वो उनका सामना नहीं कर सकते, उनके पास सीमित संसाधन हैं, सीमित संसाधनों के चलते इनके पास अवसरों की भी कमी है। गांव कस्बे के विद्यार्थियों को, युवाओं को ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं महाकाव्य महाभारत के एक छोटे से उदाहरण से अपनी बात स्पष्ट करूंगा। इस संसार का सबसे शानदार धनुर्धर कौन हुआ? मेट्रोपॉलिटन सिटी हस्तिनापुर में रहने वाला इलीट क्लास का एक बच्चा, महाराजा धीराज पांडु का पुत्र, जिसके पास आयुधों की कोई कमी नहीं थी, जिसके घर के बैकयार्ड में आर्चरीज की प्रैक्टिस रेंज बनी हुई थी, जो गुरु द्रोण के जैसे अद्भुत कोच की गाइडेंस में प्रैक्टिस किया करता था, वह अर्जुन संसार का सबसे शानदार धनुर्धर नहीं हुआ। संसार का सबसे शानदार धनुर्धर हुआ वनों में रहने वाला एकलव्य, जिसके पास आयुधों के नाम पर मरे हुए जानवरों की हड्डियों से बना हुआ बाण और सरकंडों से बने हुए तीर हुआ करते थे, जो गुरु द्रोण की मिट्टी की मूर्ति के सामने अभ्यास किया करता था, जिसे गुरु द्रोण ने जाओ हे निषाद पुत्र तुम हो स्वीकृत कहकर ठुकरा दिया था। वह एकलव्य संसार का सबसे शानदार धनुर्धर बना, शून्य संसाधन होने के बावजूद। और इतना शानदार धनुर्धर कि जब पांडव वनों में आखेट खेल रहे थे और उनका कुत्ता भटकते हुए एकलव्य की कुटिया के सामने चला गया और भौंकने लगा, तो एकलव्य ने 7 तीर मारे थे। सातों के सातों तीर उस श्वान के मुख में जाके लगे, रक्त की एक बूंद तक नीचे नहीं गिरी और उस कुत्ते का भौंकना बंद हो गया। भगवान श्री कृष्ण महाभारत के द्रोण पर्व में कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, आज एकलव्य अपने अंगूठे के साथ इस युद्ध में होता तो देव दानव राक्षस नाग मनुष्य मिलकर भी उसका सामना नहीं कर सकते थे। आप वर्तमान के उदाहरण उठा के देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपतियों की, प्रधानमंत्रियों की, हर वर्ष चयनित होने वाले आईएएस आरएएस अफसरों की, नीट में चयनित होने वाले डॉक्टर्स की, आईआईटी में चयनित होने वाले इंजीनियर्स की, कोई भी सूची उठाकर देख लीजिए। ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले लोगों का, आपके मेरे जैसे विद्यार्थियों का दबदबा आपको देखने को मिलेगा। साथियों, आज मैं इस मंच से आग्रह करता हूं, इस मंच से अपेक्षा करता हूं कि ये अपनी स्ट्रगल स्टोरीज इन युवाओं को बताएं, इनको उच्च शिक्षण संस्थान में चयन की प्रक्रिया के बारे में समझाएं। मैं चाहता हूं कि आज का यह मंच जामवंत बने, इन बैठे हुए हनुमानों को इनकी शक्तियां याद दिलाए, इन बैठे हुए हनुमानों को झिंझोड़े और इनसे कहे कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो इस जग में तुम नहीं कर सकते? तुम्हारा जन्म सागर पार करने के लिए हुआ है, पेड़ों पर उछल कूद करने के लिए नहीं। मुझे लगता है कि मैंने अपना पर्याप्त समय ले लिया है, मुझे लगता है कि मैंने अपना पर्याप्त समय ले लिया है और
मुझे माननीय महनीय मंच के लिए भूमिका बनाने का जिम्मेदारी सौंपी थी, मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और जाते जाते अंतिम कुछ और भी सामाजिक चुनौतियां हैं, जैसे अपराध, नशा, सोशल मीडिया का दुरुपयोग, जिन पर भी चर्चा की जानी चाहिए, पर मैंने भूमिका बनाने का कार्य किया है क्योंकि विस्तार से चर्चा करने का कार्य वैसे भी मेरे अग्रजों का है। अंत में अपनी बात को समेटते हुए इतना ही कहूंगा कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा, अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यून